हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी पीठ पर। मैं गौरव कंबर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर फिजिक्स विषय की एक नई वीडियो लेकर के। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि फ़िज़िक्स क्या होती है। तो फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है। वैसे तो देखा जाए तो विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक नेचुरल साइंस, एक फॉर्मल साइंस और एक सोशल साइंस। जहाँ नेचुरल साइंस का अर्थ होता है प्राकृतिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस का अर्थ होता है औपचारिक विज्ञान और सोशल साइंस का अर्थ होता है सामाजिक विज्ञान। तो नेचुरल साइंस के अंतर्गत तीन विषय आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम इन्हीं विषयों को अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ते हैं। फॉर्मल साइंस जो कि उसके अंतर्गत गणित और लॉजिक आता है वो हम गणित में पढ़ते हैं, और सोशल साइंस जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब विषय आते हैं वो हम अपने जीएस में पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सब पार्ट हमारे साइंस विषय के ही हैं। फिलहाल हम नेचुरल साइंस के अंतर्गत एक शाखा के रूप में फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की अगर कोई परिभाषा की बात करें तो फिर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है। अभी केवल में इतना पता लगा। इसी नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री और बायोलॉजी शाखा है, जो कि हम फिजिक्स ख़त्म करने के बाद फिर इन विषयों को पढ़ेंगे। अब आती है बात फिजिक्स की क्या परिभाषा होती है। देखिए, फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक से लिया गया है और इसका अर्थ होता है प्राकृतिक या प्रकृति से, प्राकृतिक चीज़ों से। तो प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब विषय का अध्ययन करने का भी तरीका है। विषय का अध्ययन, सपोज कोई व्यक्ति, एक चित्रकार अगर किसी जंगल में जाएगा तो केवल एक पत्ती को देख करके एक नॉर्मल व्यू लेगा, परंतु फिजिक्स में तर्क से, मापन से और कैलकुलेशन से उस प्राकृतिक चीज़ों अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात ले लेते हैं, जो न्यूटन थे, न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने उसका एक क्या, ये प्राकृतिक घटना है, पर इसका प्राकृतिक घटना का जब उन्होंने अध्ययन करा तो उन्होंने एक खोज कर दी, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रकार का कुछ अध्ययन होता है फिजिक्स में। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो फिजिक्स की परिभाषा सिंपल शब्दों में होती है कि प्राकृतिक घटनाओं का तार्किक पूर्ण अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि परिभाषा आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में नहीं आएगी। अब आते हैं हम फिजिक्स के अध्ययन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। फिजिक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से हम 7-8 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला यांत्रिकी, दूसरा ऊष्मा, तीसरा तरंग, चौथा ध्वनि, पांचवा प्रकाश, छठा धारा और फिर एक मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इनका हम अध्ययन इसमें करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पहली स्लाइड पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब आती है जो इसका पहला टॉपिक है हमारा, वो है भौतिक राशियाँ। तो फिजिक्स के अंतर्गत राशियाँ होती हैं जिनको बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ये परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। एक शब्द में कहें तो मापन योग्य राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकें वो राशियाँ भौतिक राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने सुना होगा कि लंबाई कह सकते हैं, भाई लंबाई का मापन कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं आपस में कि तुम 4 मीटर लंबे हो, कोई व्यक्ति 5 मीटर लंबा होता है। व्यक्ति 5 मीटर लंबा नहीं होता है, पर एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से हम कहते हैं कि तुम 50 किलोग्राम के हो। कभी कभी हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति 40 किलोग्राम का है। तो जो क्या हम किसी चीज़ का माप रहे हैं, तो एक तरीके से द्रव्यमान भी क्या हो गई, एक प्रकार की भौतिक राशि हो गई। तो ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशियों के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ 2 टाइप के आधार पर उनका वर्गीकरण करा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिशा के आधार पर वर्गीकरण। जी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो सबसे पहले हम सदिश और अदिश राशियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सिंपल शब्दों में समझें। देखिए, राशियाँ जो हैं, चाहे सदिश हो चाहे अदिश, दोनों को हम माप सकते हैं। सदिश और अदिश राशियों का ये अंतर नहीं होता कि हम अदिश राशियों को माप नहीं सकते और सदिश राशियों को माप सकते हैं। राशि फिजिक्स में कोई भी होगी उसको माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इनमें अंतर क्या होता है? तो ये अंतर इसमें इनके शब्दों से ही पता लग रहा है। पहला में लिखा है सदिश राशि, अर्थात ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा भी हो। नाम से ही देखो, दिशा सहित राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा भी होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। अब मैंने शब्द का प्रयोग करा है, दिशा भी होती है, मतलब एक आध चीज़ कुछ और भी होती है। तो दिशा भी होती है प्लस प्रमाण तो सभी राशियों में होता है, चाहे दिशा हो ना हो। तो
अगर इसको हम समग्र रूप से कहें तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और प्रमाण दोनों पाया जाता है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अभी पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, पहले केवल मैं समझा रहा हूँ आपको हल्के हल्के। अब आता है दूसरा चीज़, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनमें केवल क्या होता है, केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी राशि में केवल प्रमाण होता है और कैसे किसी राशि में दिशा एवं प्रमाण दोनों होते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ द्रव्यमान का। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूँ कि तुम्हारा द्रव्यमान कितना है या तुम्हारा वजन कितना है, हालांकि द्रव्यमान और वजन में अंतर होता है, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, परंतु एक अभी हम केवल समझने के लिए पूछ ले रहे हैं कि सपोज आपका वजन कितना है, तो आपने आंसर दिया मेरा वजन 40 किलोग्राम है। तो मैं आपसे तुरंत कहूँगा कि क्या इस राशि को व्यक्त करने के लिए आपको दिशा बताना पड़ा? बिल्कुल नहीं बतानी पड़ी भाई। चाहे ये उत्तर, ये तो ना कहेगा कि हमारा उत्तर दिशा में द्रव्यमान 40 है, पूर्व दिशा में द्रव्यमान 40 है या दक्षिण दिशा में द्रव्यमान 40 है। द्रव्यमान 40 है तो 40 है। पर यही कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आप बिना उनकी दिशा बताएं उनको व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कभी भी आपने पढ़ा होगा तो अधिकतर लोग कहते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो सब बताया जाता है। फिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण में है, या जैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, एन से एस की ओर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ राशियाँ केवल ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और सदिश राशियों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र। आपको बताना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र किधर है। इसी आधार पर दिशा और विस्थापन का खेल है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन, सपोज इससे आपकी दोनों अवधारणाएं मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। सपोज कोई व्यक्ति ए था, वो ए से लेकर के उसे बी तक जाना था। सपोज उसने यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रास्ता चुना और वो यहाँ तक पहुँच गया, तो ये उसकी कहलाई दूरी। और इसमें दूरी बताने में आप लिख सकते हो सीधे क्या, 5 मीटर। अब कोई व्यक्ति को विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन का होता है सीधे उसे ए से लेकर के वो भी डायरेक्ट गया। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच में वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे ऐसे व्यक्ति जाए तो ये उसकी दूरी कहलाएगी। तो दूरी को तो आप सीधे कह दोगे कि मैंने इतना मार्ग तय करा, परंतु विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं की निम्नतम दूरी है। दो बिंदुओं की निम्नतम दूरी, अर्थात ए से बी तक पहुंचने के लिए यही वो निम्नतम रास्ता है जिसको आपको तय करना होगा, उसी को कहते हैं क्या, विस्थापन। तो इस राशि को आपको बताने के लिए आपको दिशा तो देनी पड़ेगी। सपोज पूरा रास्ता 5 मीटर का था तो ये मान लो 3 मीटर का था, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में आप चले। ठीक, तो आपकी ये पूरी होती है विस्थापन। अर्थात विस्थापन में आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में हमें चलना पड़ा। इसी तरीके से वेग और चाल में अंतर होता है। चाल जब हम गणित के सवालों में करते हैं तो कह देते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो केवल चाल है। लेकिन अगर आप कहीं देखें कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, तो ये क्या है, ये आपका वेग कहलाता है। अर्थात इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। परिमाण क्या है, 40 परिमाण है। दिशा क्या है, दिशा पूरब की ओर है। और कहीं पे लिखा है कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये केवल आपकी चाल है। आशा करता हूँ आपको सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ समझ में आ गई होंगी। बेसिक अंतर यही है कि अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, देखिए। जैसे कि स्केलर को कहते हैं अदिश। ठीक है, इंग्लिश में मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि डायग्राम इंग्लिश में बनाऊँ, जिससे आपको थोड़ी सी इंग्लिश की भी जानकारी रहे। वेक्टर को सदिश कहते हैं। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखिए, सपोज टाइम है। अब बताइए, टाइम बताने के लिए क्या आपको दिशा की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। टाइम ये तो ना कहोगे कि 10 मिनट ऊपर हुए हैं, 10 मिनट नीचे हुए हैं। तो अगला वॉल्यूम, आयतन। कभी आपने सुना कि आयतन पूछा जाए कि इस बर्तन का आयतन कितना है, तो कोई कहे कि इस बर्तन का आयतन उत्तर दिशा में इतना है? बिल्कुल नहीं कहोगे, आप बताओगे इस बर्तन का आयतन इतना मीटर क्यूब है। तो उसको व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता हुई, इसको व्यक्त करने में भी केवल परिमाण की आवश्यकता हुई। टेम्परेचर,
सिंपल सी बात है भाई, आप किसी से पूछेंगे आपका टेम्परेचर कितना है, तो कहेगा अरे यार नहीं मेरा तो बुखार है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो ये नहीं कहेगा मेरा उत्तर दिशा में टेम्परेचर इतना है या दक्षिण दिशा में इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ऐसी स्पीड हमने आपको बताया था, स्पीड को क्या कहते हैं, चाल। ठीक है, और वेलोसिटी को कहते हैं वेग। अर्थात आपको जब वेग बताना है तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, लेकिन जब चाल बता रहे हो तो आपने बता दिया कि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हूँ। तो अगर आपने चाल बताई है तो व्यक्ति यह नहीं पता कर पाएगा कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, परंतु अगर आपने वेग बताया कि 4 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर, तो आप उसकी दिशा को पता कर सकते हो कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगले बात वेट। अब देखिए वेक्टर में आते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियों में आपको दिशा बताना आवश्यक है। जैसे कि वेट, वेट का अर्थ होता है भार से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। भार होता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह उस पिंड का भार कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सपोज कोई पृथ्वी है, अब ये थोड़ी डेप्थ की बात है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र जो है ओ, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, किससे, mg की ओर। इसीलिए हम पृथ्वी पर, जैसे कि हम पृथ्वी पर यहाँ पे सरफेस पे रहते हैं, तो पृथ्वी पर हम जब भी भार दिखाते हैं, आपने फिजिक्स की किताबों में देखा होगा, अधिकतर ऐसे लिखा होता है mg। तो जो mg नीचे क्यों लग रहा है, mg को जो दिखाने के लिए नहीं लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, तीर नीचे लगा दिया, ये शो कर रहा है कि पृथ्वी इसको mg से नीचे खींच रही है। तो mg इसका क्या है, भार, अर्थात वह बल जिससे किसी पिंड को पृथ्वी खींचती है वह उसका भार कहलाता है। तो भार में आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी कि पृथ्वी किस डायरेक्शन में खींच रही है। ठीक है, आपने सवाल करे होंगे, भले आपने करे ना हो, लेकिन आपने देखे जरूर होंगे कि आप जब इंटर में या हाई स्कूल में सवाल करते थे कि एक व्यक्ति इस फोर्स से इधर खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो आप इसमें डायरेक्शन दिखाते थे। क्यों, अगर हम डायरेक्शन नहीं दिखाई तो पता नहीं लगेगा कि कौन किधर खींच रहा है। तो फोर्स कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अर्थात बल एक सदिश राशि है। मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा चुंबक में एन से एस की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिलहाल अगर एक लाइन में कही जाए तो वही परिभाषा इसकी है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती है, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम इनका दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार से करा जाता है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो पहले मूल राशियाँ। मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जो फ्री होती हैं, मतलब स्वतंत्र होती हैं, वो किसी अदर राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे दूरी है, तो दूरी सपोज यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। अब चाहे व्यक्ति मोटा हो, लंबा हो, पतला हो, दूरी कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। चाहे वो तेज़ चले, हल्के चले, दूरी कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। द्रव्यमान, कोई व्यक्ति अगर 50 किलोग्राम का है तो वो चाहे यहाँ पर हो, चाहे वो अपने घर के किचन में बैठा हो, चाहे वो बेडरूम में बैठा हो, चाहे वो लेटा हो, उसका द्रव्यमान इतना ही रहेगा। समय भी क्या है, किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं है कि अगर लंबाई बढ़ गई तो समय घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से 7 राशियाँ हैं, आपने बचपन से पढ़ते रहे हो, जो आप प्राय स्वतंत्र होती हैं, ये किसी अन्य मात्रक पर या अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए इसे मूल राशि कहते हैं। और इसीलिए इनके मात्रकों को भी मूल मात्रक कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मूल हैं, ये किसी से व्युत्पन्न नहीं हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ जो कि इन राशियों से उत्पन्न होगी। कैसे उत्पन्न होगी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। अब हम आते हैं व्युत्पन्न राशियों पर। जैसे आपने क्षेत्रफल पढ़ा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब साफ हो रहा है कि क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर और चौड़ाई पर। अगर आपने लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। सपोज आपने क्षेत्रफल में जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आपने लंबाई को घटाया, चौड़ाई को भी घटाया, तो क्षेत्रफल भी घट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, क्षेत्रफल जो राशि है वो इन दोनों मूल राशियों पर निर्भर है। ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं।
ठीक है। इन सातों मूल राशियों को याद होना चाहिए, जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिक ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि 7 होते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो परीक्षा में पूछा था, ज्योति तीव्रता का और पदार्थ की मात्रा का। ये आपको याद होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें।